वेलकम बैक, खुशामदीद। प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जेके, एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर और आसिफ रशीद के साथ। अब जरा प्रोग्राम का सेकंड फेस जरा आगे बढ़ाते हैं और बात सबसे पहले लाइन ऑफ कंट्रोल की और उसके बाद तरक्याती मंजरनामे के हवाले से बात करेंगे। शुमाली फौज के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल वाई.के. जोशी का बयान सामने आया और लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो अमन और इस्तेकाम है उसको बरकरार रखने पर उन्होंने इत्तफाक जाहिर करते हुए कहा कि सीज फायर पर सख्ती से अमल दरामद इस वक्त जारी है। कंट्रोल लाइन के साथ अमन और इस्तेकाम पैदा करना फौज की तरजीहात में शामिल है। फौजी कमांडर का बयान उस वक्त सामने आया जब सीज फायर मुआहिदे के भारत पाकिस्तान के दरमियान आज 70 रोज लगभग मुकम्मल होने वाले हैं और कोई भी गोली इस तरीके से नहीं चली है जहां पर यह कहा जा सके कि इन 3 महीनों के दौरान दोनों अतराफ कोई बड़ा नुकसान हुआ हो या आम शहरियों को कहीं पर टारगेट बनाया गया हो। सीज फायर पर सख्ती के साथ अमल दरामद एक तरफ किया जा रहा है और दूसरी तरफ अमन और इस्तेकाम को यकीनी बनाया जाए, ये भी उनकी तरजीहात में शामिल है। लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास आम शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाना ये भी फौज की जिम्मेदारी है उनके बकौल। और बयान के मुताबिक एक रिस्पॉन्सिबल मुल्क होने के नाते सही बिहेवियर का, यहाँ पर सही जो रवैया अभी तक रहा है उसके मुताबिक काम जारी रखने के उनकी तरफ से बात कही गई है ताकि सीज फायर मुआहिदे को मजीद आगे बढ़ाया जा सके। आपको याद होगा कि 25 और 26 फरवरी के दरमियान बल्कि डीजीएमओ सतह की बातचीत हुई थी और 2003 में तय पाए मुआहिदे पर सख्ती के साथ अमल करने पर दोनों अफवाज के दरमियान इत्तफाक हुआ था ताकि इंसानी जानें जो जा रही हैं या जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, खदशात हैं, उनको दूर किया जा सके। चलिए जी, अब बढ़ते हैं जी आगे। जरा बात जम्मू कश्मीर की करते हैं और बात अब करते हैं तरक्याती मंसूबों की, क्योंकि तरक्याती मंसूबे जब हम देखते हैं तो एक ज़माना था जब मुंतखबा हुकूमत हुआ करती थी, गिले शिकवे हुआ करते थे और ये कहा जा रहा था कि जनाब वो निज़ाम जो था वो ज़्यादा बेहतर नहीं था जी, वहाँ पर करप्शन था, इसलिए ऑल इज़ नॉट वेल। फिर कहा गया कि 2 हिस्सों में तकसीम होकर यूनियन टेरिटरी बनाई गई और कहा गया कि अब सिस्टम को स्ट्रीमलाइन किया जाएगा। लेकिन एक सिस्टम पर नजर डालिए, ये जो खबर आपके सामने आ रही है ये एक तलख हकीकत है और ये हकीकत शायद जम्मू के लोगों के लिए काफ़ी बेहतर भी है, क्योंकि न तो हालात बदले और ना ही बुनियादी ढांचा बेहतर हुआ है। क्यों, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, मामला हम डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री फॉर हेल्थ की अगर करते हैं तो जम्मू कश्मीर में वजारत सेहत का कलमदान जब आप देखेंगे तो कम व बेश 20 साल तक, वो 19 से 20 साल तक जम्मू के अंदर ही वजीर रहे हैं, हेल्थ मिनिस्ट्रियां जम्मू के अंदर रही हैं और वो बड़े पावरफुल रोल लोग रहे हैं और काफ़ी मजबूती के साथ उन्होंने अपनी मिनिस्ट्रियां चलाई हैं अपने अपने दौर में। लेकिन जब उसका तकाबुल हम करते हैं, जब उसका एनालिसिस करते हैं कि 19 साल के दौरान क्या बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना, क्या कोई बड़ी डेवलपमेंट हुई, क्या जम्मू के अंदर कोई बड़ी तब्दीली देखने को मिली, तो आज के दिन जब आप और हम बात करते हैं तो अगर 19 साल का हमने खाका खींचना हो कि 19 साल मिनिस्ट्रियां जम्मू के लोगों के पास रही हेल्थ की, तो क्या जम्मू के अंदर कुछ हालात बेहतर रहे, तो पता लगता है कि दूर दराज इलाके हो या जम्मू का शहर हो, बुनियादी सतह पर कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया। तिब्बी मरकजों को फाल मुतहरिक बनाने के लिए जामिया हिकमत अमली और जामिया पॉलिसियों पर काम ही नहीं हुआ, बल्कि रूटीन मैटर में जो पॉलिसी था उसी को चलाने की कोशिश की गई। ये एक पहलू है इस खबर का। दूसरा पहलू इस खबर का बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि 19 के बाद अगर आप दीगर मानदा देखेंगे तो कश्मीर के पास भी रहा है, तो कश्मीर में सिक्किम सोरा को आप बाहर निकालिए तो कौन सा बड़ा इंस्टीट्यूशन वहां पर बना, कौन सी रिसर्च लेबोरेटरी वहां पर बनी, कौन सा रिसर्च का काम वहां पर करवाया गया डॉक्टरों से, तो आपको पता लगेगा कि रूटीन वाला काम वहां पर भी हुआ है। और आज के दिन में जब आप ओवरऑल पोजीशन देखते हैं तो हमारी रियासत जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी जो है, जब इसका मुकाबला आप चंडीगढ़ से करेंगे, जब इसका मुकाबला आप हिमाचल से करेंगे, जब इसका मुकाबला आप और रियासतों से करेंगे, तो बुनियादी ढांचे में भी हम कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर में तो हम कम है ही, लेकिन जो तकनीकी तालीम है उसमें भी हम पीछे रहे हैं। अगर जम्मू कश्मीर का नौजवान बाहर गया रियासतों के अंदर पढ़ने, अपना लोहा एम्स में भी मनवाया, अपना लोहा प्राइवेट सेक्टर में मनवाया, लेकिन रियासत में आते आते वो काम नहीं कर पाया क्योंकि ब्यूरोक्रेसी और मिनिस्ट्री ऐसी चलाई गई कि इस डिपार्टमेंट के अंदर आज तक भी कोई बड़ा नुमाया काम नहीं देखने को मिला। ये तो ये हाल है। लेकिन यूनियन टेरिटरी बनने के बाद क्या बदला? बदला ये कि 2 बड़े इदारे हमारे पास आए, एम्स जम्मू आया, एम्स कश्मीर आया। सेहत की मैं बात बताता हूं तो कहां पर है जी इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, बनने में कितना वक्त लगेगा, सेट टारगेट और डेडलाइनें खत्म हो रही हैं, कुछ नहीं हुआ।
अभी एक इदारे का सरपरस्त बना है, प्रिंसिपल आया है, दूसरे का कब आएगा किसी को नहीं पता है। इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉलेज और ओपीडियां कब चलेंगी, मेकशिफ्ट अरेंजमेंट से काम क्या चलाने को हम एम्स कहेंगे तो नहीं। तो यहां पर भी जब हम अगस्त के फैसले के बाद जब 2 हिस्सों में रियासत तकसीम हुई, मामला बदला, तो उसके बाद क्या कोई जामिया तब्दीली हुई? तो पता लगता है कि जम्मू के अंदर भी जामिया तब्दीली नहीं हुई, कश्मीर के अंदर भी कोई बड़ी तब्दीली नहीं हुई। और जब आप सवाल पूछेंगे तो जवाब आएगा मिनिस्टर से, जवाब आएगा पावर कॉरिडोर से कि जनाब हालात ठीक नहीं थे, हालात कश्मीर में खराब थे, जम्मू में ठीक थे। फिर यह कहा जाएगा कि पेंडेमिक हुआ, लेकिन सरकार का यह दावा था कि पेंडेमिक के दौरान उन्होंने तरक्याती मंसूबों को पाए तकमील तक पहुंचाया, लेकिन एम्स का पाए तकमील तक क्यों नहीं पहुंचा? सवाल आज हम जरूर इनसे पूछ रहे हैं। जी आसिफ। चलिए, तरक्याती मंजरनामे की बात हो रही है तो अब एक एक करके कुछ तस्वीरें आपके अलग अलग जिलों से सामने रखते हैं और बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से मंसूबे जो सरकार ने हाथ में लिए थे, मुख्तलिफ एजेंसीज की जिम्मेदारियां थी, लेकिन बरसों बाद भी कहीं पर पिलर ही 4-5 नजर आते हैं, कहीं पर बिना छत के बनाए हुए तिब्बी मराकज नजर आते हैं। और इसीलिए सबसे पहले आपको हम सरहदी जिला कुपवारा लिए चलते हैं। टंगधार का एक इलाका जहां पर साल 2016 में तिब्बी सेंटर बनाया गया, तब शुरुआत हुई थी, लेकिन आज 2021 के मिड में जाकर भी हम देख रहे हैं कि इस दूर दराज इलाके में, जिसकी आबादी तकरीबन बताया जाता है कि 5-5.5 के आसपास, हजार के आसपास बताई जाती है, कि अगर ओवरऑल एरियाज की पॉपुलेशन को मिलाकर देखें, दीगर परेशानियां तो थी ही, पानी और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव था, मुश्किलात तो थी, लेकिन उसके साथ साथ तिब्बी सेंटर इस इलाके के अंदर बना है, 5 वर्षों के बाद भी मुकम्मल नहीं हो पाया। अवामी नुमाइंदों को मौका तो जरूर दिया गया, लेकिन 5 वर्षों के दौरान बदला क्या, इसी पर हम सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। दूसरी तस्वीर आपके सामने है जिला राजौरी के मिनी सेक्रेटरीट, तकरीबन 7 से 8 बरस पहले जिसका काम शुरू हुआ था, बल्कि 10 साल से ज्यादा का अरसा इसको बीत चुका है। और तकरीबन इशफाक आज शायद हम चौथी बार इस स्टोरी को कवर कर रहे हैं, लेकिन वही पिलर। और ये 2 तस्वीरें, एक मिनी सेक्रेटरीट मेंढर यानी सरहदी जिला पुंछ, और दूसरी तस्वीर जो कि राजौरी जिले की है, जहां पर आज भी वही पिलर जो साल 2008-9 में शुरू हुए थे, आज 11-12 वर्षों के दौरान कुछ बड़ी तब्दीली शायद नजर नहीं आती। इस पर मुजफ्फर खान साहब हमारे साथ हैं, इस वक्त बराह रास्त हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया मुजफ्फर साहब ज्वाइन करने के लिए। 2 बड़े जो काम हाथ में लिए गए थे साल 2009-10 से अब तक 12 वर्षों के बाद भी कोई बड़ी तब्दीली नजर नहीं आती, मेंढर से लेकर राजौरी तक। क्या वजह आप मानते हैं कि इन 12-13 वर्षों के दौरान 2 बड़े या अहम मंसूबे, जिनकी सबसे ज्यादा अहमियत थी दोनों अजला के अंदर, ट्विन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, वो सियासत की नजर होगा? बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। देखिए, पुंछ और राजौरी 2 अजला जो हैं, ये भी सरहदी अजला है जी, और बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है, जिसमें आपको कोई दूसरा वसाइल नहीं मिलेगा बजुज इसके कि वहाँ जिसके पास कोई छोटी मोटी ज़मीन है वो अपनी उस ज़मीन में काश्त करके अपनी रोजी रोटी कमाता है। इसके लिए ये प्रोजेक्ट जो हैं, ये पिछले 12 साल से ये जो मिनी सेक्रेटरीट का प्रोजेक्ट है, ये सियासत का शिकार हो गया। मैं आपको बताता चलूं कि इस प्रोजेक्ट में मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक कमोपेश 1 करोड़ से ज्यादा रुपया खर्च हो चुका है। इसकी लैंड एक्वायर हुई, काम स्टार्ट हुआ, फिर यह सियासत का शिकार हो गया। कुछ लोग जो सियासी एक दड़ा जो है वो कहता है ये कहीं और बनना चाहिए, लेकिन जहां इन्होंने काम शुरू किया था वहां अच्छा खासा पैसा जो है वो खर्च करने के बाद ये काम वहीं रुक गया। पिलर से ऊपर इसकी तामीर नहीं हो सकी। उससे राजौरी की पूरी आवाम जो है वो सफर कर रही है। दीगर जितने अजला हैं, आप अगर पुंछ में भी देखोगे, मेंढर में देखोगे, तो वहां भी काम अच्छा खासा काम हुआ है। और अगर आप यूनियन टेरिटरी की
बाकी जो अजला हैं उनका आप देखेंगे तो वहां मिनी सेक्रेटरीट का काम कंप्लीट हो चुका है। और सेक्रेटरीट शोपियान में तो सेक्रेटरीट, उसमें मिनी सेक्रेटरीट शिफ्ट भी हुए हैं, ऑफिसर्स शिफ्ट हो गए, लेकिन हमारी हालत अभी भी नहीं बदली है। और हमें जो सियासतदान हैं उनके अपने किसी का कोई जाती मुफाद है, लेकिन किसी का मुजफ्फर कोई लेकिन साहब, खान साहब, बड़ा जी। इंपॉर्टेंट ये है जी, पहले तो 2019 की बात करें तो ये मान लेते थे कि जनाब पॉलिटिशियंस है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है। 5 अगस्त के बाद तो वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ही कहीं खत्म हो गया है, अब है नहीं। उसके बाद जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का गेम प्लान था वो ये था कि ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स और लेविशिंग प्रोजेक्ट्स को ऑन टॉप प्रायोरिटी पे लिया गया जी। हमने जी कर्जे लाके जी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। तो आज के दिन में कहां पर अब लिक्यूना इसमें है? पहली कहानी तो पता थी कि एक को कहीं पसंद नहीं है, दूसरे को पसंद नहीं है, और वोट बैंक पॉलिटिक्स। आज ना वोट है ना कुछ है, नोट ही नोट है सरकार की तरफ से, फिर भी नहीं बन पा रहा है। देखिए, आप ये नहीं कह सकते कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आज भी है भाई। आज भी एक तबका जो है वो रूलिंग क्लास में आता है, और यूनियन टेरिटरी जो है वो होम मिनिस्टर साहब के अंडर है, और होम मिनिस्टर साहब किसी पार्टी के हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी के हैं। यूनियन टेरिटरी डायरेक्टली अंडर होम मिनिस्टर आती है। और ये नहीं हम कह सकते कि सियासी मुदाखलत आज नहीं है, आज है। और उसी वजह से ये प्रोजेक्ट रुका है कि उस वक्त की जो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट थी वो इसको वहां बनाना चाहती थी, और उसके बाद जब पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट चेंज आई, पावर कॉरिडोर्स की जो चेंज आई, उससे ये सियासत का शिकार हो गया। दूसरा सवाल जो आपने कहा, मैं आपको दुरुस्त करता चलूं कि यूनियन टेरिटरी बनने के बाद एम्स शुरू नहीं हुए थे। यूनियन टेरिटरी बनने से बहुत पहले शुरू हुए थे, सैंक्शन भी पहले हुए थे, जगह एक्वायर भी पहले हुई थी, इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टार्ट भी पहले हुआ था यूनियन टेरिटरी बनने के पहले। हाँ, इसको आप यूनियन टेरिटरी के खाते में मत डालें कि एम्स जो है वो यूनियन टेरिटरी बनने के बाद शुरू हुए हैं जी। हाँ, कंप्लीट नहीं कर सके, इंफ्रास्ट्रक्चर ये लोग नहीं दे सके। वो जो कहते थे, हमें आज तक वो कहीं ग्राउंड पे नहीं मिला है। शायद ये बात मेरी कड़वी लगे कुछ लोगों को कि यूनियन टेरिटरी बनने के बाद यहाँ दूध और शहद की नहरें चला देंगे। यहाँ एक हमारे गवर्नर साहब ने तो ये कहा कि पता नहीं कितने लाख नौकरियां हम ला रहे हैं यूनियन टेरिटरी बनने के बाद। न वो नौकरियां रही, बल्कि बेरोजगारी बढ़ी, लोगों के अंदर गैर एतमादी बढ़ गई, लोगों के अंदर अलाइनेशन बढ़ गई, नाराजगी बढ़ गई, और तामीर और तरक्की के जो ख्वाब हमें दिखाए गए थे वो शर्मिंदा ताबीर ना अभी एक आखिरी हुए चीज हैं मुजफ्फर ना। साहब, आपसे 4-5 बड़े नाम जब हम लिस्ट इस इलाके की उठाकर देखते हैं, 2 सेक्रेटरीट्स अगर नहीं बन पाए, मरकजी जो रियासती वजीर रह चुके हैं शबीर खान का पहला नाम आता है, असलम खान साहब का उनके दरवाजे पर सिविल मिनी सेक्रेटरीट बन रहा था, कमर चौधरी साहब बड़ी जिम्मेदारी उनके पास रही और पिछली हुकूमत का वो हिस्सा थे, और उनके साथ बड़ा नाम जिनके पास 3-3 वजारतें रही, चौधरी जुल्फकार साहब, और उनके साथ साथ बीजेपी के सीनियर रहनुमा और इसी जिले के खुद बीजेपी के प्रेसिडेंट भी इस वक्त हैं। तो क्या कोई अब तक 12-13 सालों के अंदर तो नहीं हो पाया, अब कोई किसी थोड़ी बहुत उम्मीद बची है या कोई मजीद पेशरफ्त हो रही है? जो 10-12 पिलर यहाँ 12 सालों से नजर आ रहे हैं वो शायद अब छत में तब्दील हो। उम्मीद तो हम करते हैं, लेकिन उम्मीद कभी भर नहीं आती जी। हम इस प्रोजेक्ट को पिछले कई सालों से देख रहे हैं। आपने गिने फार्मर लेजिस्लेटर्स और मिनिस्टर्स, मैं किसी एक को दोष नहीं दूंगा, उसमें एक मेरे वालिद साहब भी हैं, असलम साहब, ये उनके बाद प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है। मेरे वालिद साहब 2008 में इलेक्शन हार गए, उसके बाद शबीर साहब जीते, उनके दौर में ये स्टार्ट हुआ जी, लेकिन ये पाए तकमील तक नहीं पहुंच पाया। उसकी बदकिस्मती हमारी यही रही कि यहाँ पॉलिटिकल जो रिप्रेजेंटेशन थी हमारी, उनका आपस में क्लैश हुआ, इंटरेस्ट क्लैश हुआ, और उस इंटरेस्ट के क्लैश की वजह से हमारी आवाम ने आज तक सफर किया। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। चलिए जी, वहीद के पास चलते हैं। वहीद साहब हमारे साथ टंगडार से, टंगडार के विजुअल जरा चलाइएगा, एक बार पता लगे कि ये तो एक साइड है कहानी का, दूसरा साइड क्या कुछ है वो भी जरा बताइएगा। जी आसिफ। बिल्कुल, पीएचसी के हवाले से टंगधार साल 2016 में शुरुआत में मैंने कहा था कि बना, 4-5 सालों के बाद भी नहीं बना। अब्दुल वहीद साहब भी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, इशफाक मीर साहब भी समाजी कारकुनान है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। पहले वहीद साहब आपके पास, क्या वजूहत रही कि छोटा सा पीएचसी, कोई बड़ा अस्पताल नहीं था, 5 वर्षों तक मुकम्मल नहीं हो पाया? रुकावट कहां पर है?
जी हाँ, शुक्रिया जी आपका, जो आपने एक अहम इशू हमारे इलाके का उठाया है जी। क्योंकि हमारा जो इलाका है ये हमेशा से हालात का जो शिकार रहा है। कभी यहाँ पर गोलाबारी हुई है और कभी मौसमी हालात ने हमें अपने घेरे में लिया है। 6-7 महीने तक तो हमारी जो सड़कें वो हमेशा बंद रहती हैं, तो इस वजह से आप खुद ही महसूस कर सकते हैं कि सेहत के एतबार से यहाँ पर कितना काम होना चाहिए था, तो उसमें कितना काम हुआ है वो ग्राउंड पर इस वक्त आप आकर देख सकते हैं और यहाँ आप लोगों से पूछ सकते हैं कि कितना काम हुआ है। मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ, एक छोटा सा अस्पताल है और यहाँ पर जो स्टाफ होना चाहिए था, जो यहाँ इस अस्पताल की जो कैपेसिटी है उसका अशरे अशीर भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। और इस टेक्नोलॉजी के दौर के अंदर जो चीजें इस अस्पताल के अंदर अवेलेबल होनी चाहिए थे, आप हैरान रह जाएंगे। यहाँ पर हमें जो मामूली जो बुनियादी चीजें होती है वो भी यहाँ पर मैसर नहीं है इस वक्त। ये जो पीएचसी है, ये जब शुरुआत की गई थी इसकी, तो क्या इसकी डेडलाइन फिक्स की गई थी और जो पैसा खर्च हुआ अब तक, क्या उसका कोई हिसाब किताब हो पाया है? जी सर, ये तो मेरे इल्म में नहीं है कि इसकी डेडलाइन क्या थी, लेकिन जिस तरह का ये स्ट्रक्चर इन्होंने बनाना था, क्योंकि यहाँ पर उस वक्त भूकंप आया था। भूकंप के बाद एक यहाँ पर जो मैनेजमेंट ने एक शुरू किया था कि भाई जो भी बिल्डिंग बनेगी वो अर्थक्वेक प्रूफ बनेगी, ताकि भूकंप के जो झटके हैं उन्हें महसूस कर सके। लेकिन मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ, जिस दिन इस बिल्डिंग की इफ्तिताह हुई है उसी दिन ये जो बिल्डिंग थी ये क्रैक से इसके में क्रैक्स पड़ चुके थे। ये जो बिल्डिंग है उसी पर क्रैक हो चुकी थी। तो मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ, जो बिल्डिंग भूकंप के लिए बनी थी वो जिस दिन इसका इफ्तिताह था उसी दिन ये क्या थी, भूकंप तो क्या मामूली झटकों के काबिल भी नहीं रही थी ये बिल्डिंग। चलिए अब्दुल वहीद साहब, बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। इशफाक मीर साहब भी हैं। इशफाक साहब, सिर्फ यहाँ बिल्डिंग्स का मसला नहीं है, इस दूर दराज इलाके को जो बॉर्डर एरिया को कनेक्ट करती है टाउन के साथ या फिर सिटी के साथ, वो सड़क इंतहाई खस्ताहाली का शिकार है। वाटर पाइपलाइंस जो हैं वो बिछी तो है, लेकिन पानी सड़कों या नालियों से बह रहा है। जो वाटर पाइपलाइंस का सही बंदोबस्त नहीं हो पाया है। जल शक्ति महकमे पर कल तक आप सवाल उठा रहे थे। अवामी नुमाइंदे जो है, बीडीसीज, डीडीसीज, सरपंचेस, 2-3 सालों के दौरान जो बड़ी तब्दीलियां आई हैं, हुकूमत की तरफ से कोशिश की गई थी मकामी सतह पर हालात सुधारने की। इशफाक मीर साहब, क्या लगता है अभी कितना और कैसा रूल है इन अवामी नुमाइंदों का, खासतौर से इन गाँव और देहात जैसे दूर दराज इलाकों के अंदर? देखें, मैं जो हूँ मेन टंगडार का रहने वाला हूँ। सबसे पहले मैं मरकज की बात करूंगा, करनाल के इलाके के मरकज की बात। यहाँ पे मरकज में खस्ता हालत हो चुकी है। यहाँ पे रास्ते जो हैं टूट चुके हैं, रोडे जो हैं खस्ता हालत है, और पानी की हालात देखें। यहाँ पर हमें 12 घंटे का पानी का टाइम पीरियड दिया गया है, लेकिन 12 घंटे छोड़िए, यहाँ पे 24-24 घंटे लोग इंतजार करते रहते हैं, उनकी एक बकेट फुल नहीं होती। ये हालत मरकजी इलाके की है। आप सोच सकते हैं, जब मरकजी इलाके में, करनाल के मरकजी इलाके में ये हालात हैं और ये वाक़ात हैं कि यहाँ पे रास्ते नहीं है अच्छी तरह, यहाँ पे रोडे नहीं है, यहाँ पे पानी की फैसिलिटी नहीं है, तो दूर दराज इलाकों का क्या हालात होंगे? जनाब ये बताइएगा, पानी की फैसिलिटी के पीछे क्या वजह है कि नहीं है, जबकि पानी सारा इलाका है, हर जगह पर खूबसूरत चश्मे हैं, नहरें बह रही हैं, उसके बावजूद भी पीने का पानी नहीं है? वजह क्या है इसकी? देखें, ये वजह सबसे ज्यादा जो है ये डिपार्टमेंट पे जाती है कि डिपार्टमेंट की जो इस वक्त नाकारी हम कहेंगे कि वो किस तरफ जा रहे हैं। एक इलाका हमारा आता है सुलेमान, जो यहाँ पर कहा जाता था कि ये इलाका पानी का एक प्रोडक्शन इलाका है, वहां पे चश्मों की नहरें लगी हुई थी, लेकिन आज उस इलाके का ये हाल है कि वहां पे उन लोगों को पानी पीने के लिए नहीं मिलता जी। उनके अपने इलाके में लोगों को पानी पीने के लिए नहीं मिलता। कहाँ गए वो पानी के चश्मे? क्यों आज तक वो जल शक्ति डिपार्टमेंट उनको प्रिजर्व नहीं कर सका ताकि फर्दर ऑन लोगों को उससे फायदा मिल सके? अच्छा, ये प्रॉपर प्लानिंग का फुकदान है, पॉलिटिकल विल का फुकदान है, या ये इलाका एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट से थोड़ा दूर है, नजरों से ओझल है, और जो मन मर्जियां वहां अफसरों की होनी है वही चलती है, क्योंकि पूछने वाला आगे पीछे है नहीं कोई? देखें, ये इलाके जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ये इलाके दूर दराज इलाके नहीं है, ये इलाके मेन जो टंगडार है, ये उन इलाकों की मैं बात कर रहा हूँ आपको। ये एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे जो है वो या तो वो हमारी मेन इलाकों की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। दूर दराज इलाकों की तो बात छोड़िए, दूर दराज इलाकों का यहाँ पे वही खस्ता हालत है। जैसे आप अभी तक पीएचई की बात कर रहे थे, पिछले 5 साल हो चुके हैं उस पीएचई को, लेकिन अभी तक वो दीवारों से ऊपर ना चढ़ सकी। वो एक ट्राइब्यूल इलाका आता है, लेकिन ट्राइब्यूल इलाके में पीएचई अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। ये एडमिनिस्ट्रेशन की नाकारी नहीं तो और क्या है?
और जब मेन टंगडार के इलाकों की यह हालात हैं कि यहाँ पे पानी नहीं है, यहाँ पे हम ये कहें कि यहाँ पे रोडे नहीं है, रास्ता नहीं है, ये जो नए लीडरान बनाए गए हैं ना वो काम कर रहे हैं और ना ही एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जिसकी वजह से लोगों को फायदा होगा। लोग तो यहाँ पे लगातार मुश्किलातों से गिरे हुए हैं और आगे भी मुश्किलात उठा रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन से सिर्फ उम्मीद लगाए बैठे हैं, वो उम्मीद कभी पूरी होने को आ ही नहीं रही है। एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ बड़ी बड़े सपने दिखा रही है, बड़े बड़े वादे कर रही है। वो शहरों में बैठ के वादे करते हैं, लेकिन जब हम जमीनी सतह पे देखते हैं वो वादे और वो कस्में और वो सपने सब झूठे निकलते हैं। चलिए जी, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। ये सूरत हाल जी अवाम की है, यानी अवाम क्या कुछ सोच रही है इन खूबसूरत इलाकों के अंदर जहाँ पर पोटेंशियल टूरिज्म का है, जहाँ पर कुदरती ज़खायर बहुत ज़्यादा है, लेकिन लोग बूंद बूंद की पानी के लिए तरस रहे हैं, लोग सड़क के लिए तरस रहे हैं, लोग बुनियादी सहूलियत यानी जो अस्पताल की अरेंजमेंट होना चाहिए था उसके लिए तरस रहे हैं। और वादे बहुत हैं लेकिन वफा कितना हो रहा है, क्योंकि वाइट कॉलरिज्म, अफसरशाही जो है वो काफ़ी ज़्यादा अरूज पर। अब ज़रा सीधे चलते हैं श्रीनगर, हमारे साथ सईद रूफ फारूकी ने भी ज्वाइन किया है। जी आसिफ। बिल्कुल, सईद रूफ फारूकी हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया सईद ज्वाइन करने के लिए। पहला सवाल तो ये कि अलग अलग इलाकों की तस्वीर तो हम दिखा रहे थे, लेकिन शहर श्रीनगर से बडगाम तक या सेंट्रल कश्मीर तक के साल 2019 से बाद हम देखते हैं कई ऐसे मंसूबे हैं, चाहे वो वाटर स्कीम्स हो जो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर मुरम्मत का काम सिर्फ होना था, नहीं हो पाया, ऐसे दर्जनों मंसूबे। उसके साथ साथ एक बड़ी परेशानी, बहुत सारे स्कूल सिर्फ बडगाम के अंदर जो अनऑफिशियल फिगर्स हमारे पास हैं 35 से 36 ऐसे स्कूल्स हैं या इमारतें हैं जो बना तो दी गई हैं लेकिन हैंड ओवर नहीं हुई है। कहां पर रुकावट आ रही है, परेशानी कहां पर? और साल 2019 के बाद अगर तब्दीली का दावा था तो उन सब के बीच में इन बड़े कामों में फिर देर किस बात की? देखिए आसिफ, अगर हम ओवरऑल वादी की बात करें, आप जिला बडगाम का आपने मामला उठाया, तो बडगाम के हवाले से जैसे आपने खुद कहा कि स्कूल जो कई सालों से जो बने पड़े हैं और फिर साल 2019 के बाद सरकार ने कहा था, एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा था इन स्कूलों को अब जो है हैंड ओवर टेक ओवर किया जाएगा और जो भी लोगों के इसमें मामला है उनको खत्म किया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। और साल 2019 के बाद की बात करें तो कोई खास डेवलपमेंट देखने को नहीं मिल रही है। वही है काम जो बड़े बड़े दिखाए गए हैं लोगों को, मगर दर्शन जो है वो कहीं मिले नहीं अभी तक जिसका लोग इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि पहले कहा गया था कि जो भी सरकारें यहाँ पे बनी है करप्शन की वजह से या बाकी मामला की वजह से डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। अब जब सरकार नहीं रही है, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं रही है, अब जो ये यहाँ पे अफसरशाही जो अभी चल रही है, तो इसमें क्या कुछ हो रहा है ये भी एक बड़ा सवाल है। आप एक मामूली ड्रेन जो है वो साल 2019 से लेकर अभी तक मुकम्मल नहीं कर सके, तो बड़े प्रोजेक्ट्स की बात ही नहीं है। पहले तो लोगों को जवाब मिलता था क्योंकि जो असेंबली होती थी या चाहे सरकार या अपोजिशन के सवाल पे कहीं ना कहीं सरकार तो जवाब देती थी और लोगों तक बात पहुंचती है। आज अगर चपरासी से लेकर आप बड़े जो शहर के जो बड़े लोग हैं, बड़े बाबू या जो एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने वाले लोग हैं, उनसे बात करो, किसी को कोई जवाब नहीं मिल रहा है। इवन हर एक दफ्तर से लोगों की यही परेशानी है, उनको जवाब नहीं मिल रहा है और लोगों को पता भी नहीं है कि उन जो प्रोजेक्ट हाथ में लिए गए हैं उनका क्या हुआ। मैं आपको बताऊं, कल से मुझे बराबर लोग फोन कर रहे हैं मुख्तलिफ इलाकों से, जो बैक टू विलेज प्रोग्राम्स में उन्होंने डिमांड्स लोगों ने रखी थी, एक भी डिमांड आप पोल की लगाने की बात करो वो कई पूरी नहीं हुई है और इस हवाले से लोग जो है सरकार के पास शिकायतें करें। अब वही मेरा सवाल यहाँ था के जो कि सितंबर अक्टूबर के महीने में बैक टू विलेज पार्ट 3 का आगाज किया गया, तब से लेकर अब तक क्या बदला? नंबर 1। नंबर 2, मकामी सतह पर वाहिद इस वक्त ऑप्शन है जो आप असेंबली का और मेंबरान का जिक्र कर रहे थे, डीडीसी, बीडीसी, पंचेस या सरपंचेस है, उनकी जो जिम्मेदारियां थी क्या वो तय की गई, उसके बाद उनको निभाने में वो कामयाब रहे? देखिए, बैक टू विलेज उसका पता ही है आपको किस तरह बैक टू विलेज प्रोग्राम्स किए गए हैं। बड़े फोटो सेशंस तो तीनों प्रोग्राम में किए गए हैं, मगर कोई डेवलपमेंट जो है वो दिखने को नहीं मिल रही है। मैंने पहले कहा कि जो लोग कह रहे हैं कि एक पोल या तार कहीं लगाई नहीं गई। अब रोल जो बनाया गया था, क्योंकि ये भी बड़ा चर्चा इसका किया गया है, जनाब जी हमने जमीनी सतह पे आप इलेक्शंस करवाए, पंच सरपंच के इलेक्शंस करवाए, हमने बीडीसी डीडीसी बनाए, तो सरकार को शायद खुद ही जवाब मिल रहा होगा जहां पे भी ये अपनी तरफ से कोई मीटिंग या रिव्यू या कोई भी बड़ी जो मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं, वहां पे यही लोग पंच सरपंच डीडीसी बीडीसी मीटिंग का बायकॉट करते हैं। क्यों करते हैं? जब उनको दिया ही नहीं गया। कुछ बडगाम की बात करें, यहाँ के जो डीडीसी मेंबरान है, इलेक्शन जब अनाउंस हुआ था, जब उन्होंने फॉर्म भरा था, तब से लेकर अभी तक वो होटलों में बंद पड़े,
उनको घर जाने की इजाजत नहीं है, तो वो डेवलपमेंट क्या करेंगे, वो लोगों का काम बड़ी क्या बात है। करेंगे? बहुत शुक्रिया जी ये सईद भी- रूफ हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। कि हमारे नाजरीन को याद होगा कि कल जब हम प्रोग्राम कर रहे थे 5 बजे का, तो हमने एक खबर ब्रेक की थी रामबन की। वहां पर बीडीसी सरापा एहतजाज है। क्यों? डीडीसी ने प्लान खुद बनाया, उनसे सिग्नेचर करने के लिए कह रहे थे। तो ये निज़ाम है, जब इस तरीके का सिस्टम होगा तो तरक्की कैसे आएगी, खुशहाली कैसे आएगी, एक बड़ा सवाल है। अब चलते हैं जी नॉर्थ कश्मीर। बिल्कुल, इरशाद हमारे साथ ज्वाइन एक और तस्वीर फटाफट से आपको दिखाते हैं और इरशाद से तफसीलात इस पर लेंगे। मोहरा पावर प्रोजेक्ट, आपको याद होगा कि 2 महीने पहले जब हमने खबर नशर की तो गुलिस्तान न्यूज पर खबर नशर होने के बाद इंतजामिया ने जरूर होश के नाखुन लिया और उस वक्त कहा गया कि अगले 2 से 2.5 महीनों के दौरान, यानी एक डेडलाइन तय कर दी गई कि इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल तौर पर ठीक कर दिया जाएगा और मकामी आबादी की जो परेशानी थी खासतौर से बिजली के हवाले से, वो दूर कर दी जाएगी। लेकिन ये आज 2 महीनों के बाद कोई ज्यादा कुछ बदला नहीं है। इरशाद हमारे साथ। अब ये पहले इरशाद के पास चल अपने नाजरीन को थोड़ी सी याददाश्त दिलाते। ये सबसे पुराना पावर प्रोजेक्ट है जी, कदीम पावर प्रोजेक्ट है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है। 1902 में इसकी शुरुआत हुई थी, जहलिम के किनारे पर बनाया गया है और 1902 से ये काम कर रहा था। टेक्निकी खराबियां बीच में आती रही, ठीक होता रहा, लेकिन इस बार मुकम्मल तौर नजरों से ओझल है। कब? जब बिजली की किल्लत हमारे पास है। क्यों है कि नजरों से ओझल? सीधे चलते हैं इरशाद के पास। इरशाद हमारे साथ हैं। इरशाद, अभी क्या कुछ स्टेटस है इस बड़े और अहम मंसूबे का? जी बिल्कुल आसिफ जी, अगर हम इस शुमाली कश्मीर में 115 साल तवारीखी पन बिजली पावर प्रोजेक्ट जो आज तबाही की दास्तान खुद बयान कर रहा है। कस्बे बारामूला से तकरीबन 35 किलोमीटर की दूरी पे ये जो मोहरा पावर प्रोजेक्ट, जिसकी बुनियाद 1905 में डाली गई थी, जो आज मुकम्मल तौर पर जो है तबाह व बर्बाद हो चुका है। अगर हम इस प्रोजेक्ट के हवाले से बात करें, क्योंकि ये 4 मेगावाट पावर प्रोजेक्ट उस टाइम बनाया गया था 1909 में। हालांकि इसका जो आउटपुट उस वक्त जो निकाला गया था, वो जो फ्रेम आउट निकाला गया था, वो 9 मेगावाट निकाला गया था। क्योंकि पिछली दफा 1990 की बात करें, उससे पहले या उसके बाद की बात करें, क्योंकि अर्थक्वेक की वजह से, चाहे लैंड स्लाइडिंग की वजह से, ये जो पावर प्रोजेक्ट है इसके ऊपर जो है काफी असरात पड़ा, काफी फर्क ये जो तबाह व बर्बाद हो चुका है लैंड स्लाइडिंग की, अर्थक्वेक की वजह से। क्योंकि उसके बाद जो है जिला इंतजामिया के साथ साथ सूबाई इंतजामिया, चाहे हम उस वक्त जो हुकूमतें थी, एनसी या पीडीपी या कांग्रेस या बीजेपी, उनकी तरफ से जो है कोई तवज्जो नहीं दी गई इस हेरिटेज पे। हालांकि अगर पिछली दफा हमने मैं आपको यहाँ पर इरशाद 2 मिनट रोक रहा हूँ। आप हेरिटेज की बात करें तो अपने नाजरीन को मैं जरा एक चीज और एड ऑन कर दूं। 1902 में प्रोजेक्ट बना तो उस वक्त कौन थे जी? महाराजा रंजीत सिंह साहब थे। रंजीत सिंह ने बाज़ाब्ता तौर पर ब्रिटिश के जो बड़े इंजीनियर उस वक्त थे, मेजर डिलेन, उन्हें बुलाया था। और ये वो मेजर डिलेन थे जिन्होंने मैसूर में इसी तरीके का पावर प्रोजेक्ट बनाया था। तो एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में अगर आप इसको लेते, इसको प्रिजर्व करते, तो आज आप नमूना पेश कर सकते थे दुनिया के अंदर। नंबर 1, मैं दुनिया की बात क्यों कर रहा हूं? ये साउथ एशिया का सबसे पुराना और कदीम पावर प्रोजेक्ट है साउथ एशिया का। ये ऑफिशियल रिकॉर्ड्स जम्मू कश्मीर इंतजामिया के बताते हैं कि साउथ एशिया का सबसे पुराना पावर प्रोजेक्ट है। जब ये शुरू हुआ था तो 3.75 मेगावाट बिजली ये पैदा कर रहा था उस वक्त। उसके बाद बढ़कर ये 9 तक आ गया था और भी आगे बढ़ रहा था। लेकिन अदम तवज्जुही इतनी है कि ये कदीम असासा और ये विरसा जो हमारे हेरिटेज जो हमारे पास था, ये खत्म हो रहा है। इरशाद कंटिन्यू कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगरचे गवर साहब पिछली दफा हमने स्टोरी की थी, आज से तकरीबन 1 साल पहले वहाँ के मुकामी लोगों के साथ हमारी बात हुई, तो उनका यही कहना था कि यहाँ पे जो पिछली दफा जो सरकारें आई थी, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें या पीडीपी या कांग्रेस या बीजेपी की बात करें, तो उन्होंने कोई दिलचस्पी नहीं दी। हालांकि उसके साथ साथ देखा जाए रिहाइश पजीर लोगों का ये भी कहना है कि हमें काफी सारी मुश्किलातों से गुजरना पड़ रहा है, क्योंकि 1905 के बाद जो है यहाँ पे जो ये प्रोजेक्ट बनाया गया था, उस वक्त जो है एनएचपीसी डिपार्टमेंट जो वहाँ के जो उस वक्त जो एम्प्लॉय ये अफसरान थे, उन्होंने हमारे साथ जो वादे किए गए, वो वादे जो है आज तक खोखले साबित हुए। क्योंकि अगर आज से पहले तकरीबन 1 साल पहले हमने वहाँ पे स्टोरी फाइल की, फिर हमने जिला इंतजामिया से राब्ता करने की कोशिश की। जिला इंतजामिया का जो जिला तरक्याती कमिश्नर था यहाँ पे डॉक्टर जी नीतू साहब, उन्होंने हमें यकीन दहानी दिलाई थी कि इस प्रोजेक्ट पे हम जल्द से जल्द काम लगाएंगे। मगर बदकिस्मती की बात यह है कि पिछली दफा जो है ये जिला इंतजामिया के साथ साथ सूबाई इंतजामिया ने एक ऑर्डर निकाला था, फिलहाल इस प्रोजेक्ट पे जो है जल्द से जल्द काम लगाया जाएगा ताकि रिहाइश पजीर लोगों के जो मुश्किलात हैं
वो दूर हो सकेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। लेकिन इस वो प्रोजेक्ट के हवाले से काफी दिलचस्प बात है जी। 1959 में भी सैलाब की वजह से इसको नुकसान हुआ, उसके बाद रेस्टोर किया गया, फिर 1992 में फिर इसमें तबाही मची, फिर इसको रेस्टोर करने की कोशिश की गई और उसके बाद नज़रों से ओझल हो गया आहिस्ता आहिस्ता करके। लेकिन जब आप इसकी कल्चरल हिस्ट्री को देखेंगे तो महाराजा ने जब इसका संग बुनियाद डाला था तो पंजाब से खुसूसी कारीगर लाए गए थे। पहले मैंने कहा था कि ब्रिटिश से बाज़ाब्ता तौर पर इंजीनियर लाया गया, खुसूसी कारीगर, चूंकि इसमें जो कैनाल बनाया गया है, जो टनल है पानी के लिए, वो वुडन है, तो ये पंजाब से कारीगर खुसूसी तौर पर लाए गए थे। अफगानिस्तान और बल्तिस्तान से खुसूसी तौर पर कारीगरों की एक टीम को लाया गया था, उन्हें एक तो पंजाब से थे, फिर बल्तिस्तान और अफगानिस्तान के लोगों को भी शरीक किया गया ताकि ये यूनिक जहां पर ढांचा जो है वो खड़े हो सके। उसके बाद ये जो वुडन सारा बना तो तकरीबन उसके ऊपर से 200 क्यूसिक पानी को बहाया गया उस वक्त भी, तो वो सक्सेसफुल रहा था। ये उस वक्त की इंजीनियरिंग का कमाल था। और उसके बाद हमने देखा कि ये मामला थोड़ा सा ख़राब हुआ, इसमें थोड़ी सी मरम्मत करनी थी। 2015 में ये दिया गया पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को और उसके बाद अल्लाह अल्लाह खारसला इसका हो गया और हालात ख़राब होते रहे। तो बहरहाल ये है हमारा निज़ाम जी, न तो हम माजी की असासों को बचा पा रहे हैं, न नए निज़ाम को बना पा रहे हैं, लेकिन दावे ज़रूर दे रहे हैं, सोशल मीडिया पर ज़रूर लिख रहे हैं कि हम जी तरक्की कर रहे हैं, हम तरक्की पसंद दौर में शामिल हो रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं। न माजी में कोई ज़्यादा बड़ी तब्दीली हुई, न मुस्तकबिल में अभी मुझे कुछ नज़र आ रहा है। तो ये थी जनाब सूरत हाल मुख्तसर सी हमारी अफसरशाही की, हमारी ब्यूरोक्रेसी की। अब बढ़ते हैं आगे, कुछ 2-3 बातें आपको बताते हैं, उसके बाद जल्दी से फोन कॉल्स लेनी है क्योंकि 2 बड़े फैसले हुए हैं और दोनों फैसले बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक बेटी का वीडियो आया था, एक बच्ची का वीडियो आया था, उस पर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने नोटिस लिया, बड़ी अच्छी बात है। क्या अच्छा होता कि बाकी वीडियोस पर भी एलजी साहब इसी तरीके से नोटिस लेते, लेकिन क्या कुछ खबर है आसिफ आपको बताएंगे, क्योंकि अब ऑनलाइन क्लासेस की टाइमिंग को तब्दील कर दिया है और बाज़ाब्ता तौर पर हुक्मनामा रात देर के जारी कर दिया गया है। बिल्कुल, इंतजामिया की बात और सोशल मीडिया पर एक कश्मीरी बच्ची की वीडियो वायरल होने के बाद इंतजामिया ने इस पर संजीदगी से नोटिस लिया और एजुकेशन निजाम में एक बड़ी तब्दीली लाने की जो कोशिश हुई है उसमें महकमा एजुकेशन की तरफ से पॉलिसी में तब्दीली की गई है। बड़ा फैसला लिया गया है और क्लासेस का जो वक्त रहेगा, पहली से 8वीं जमात तक ऑनलाइन क्लासेस का वक्त कम कर दिया गया है। 1st to 8 पहली से 8वीं तक जिन बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस होती थी, ज्यादा से ज्यादा 1.5 घंटे तक होंगी। ये नया शेड्यूल जारी किया गया है जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से। और 9वीं से 12वीं तक जो क्लासेस हैं, जिनकी ऑनलाइन अगर कहीं पर उनको क्लासेस देनी है तो 3 घंटे का ज्यादा से ज्यादा वक्त रहेगा। 24 घंटे में 1.5 घंटे का वक्त और 24 घंटे में ही 3 घंटों का वक्त जो दिया गया है 9 to 12, यानी जो ज्यादा फोकस किया गया है। कल ही बच्चों की तरफ से इस पर खुशी का इजहार किया गया कि अगर इस तरह का कोई कदम होता है तो उन पर बोझ जो पड़ रहा था एक एक्स्ट्रा क्लास वर्क का और ऑनलाइन क्लासेस में समझ सारी चीजें नहीं आती थी, वो कम हो जाएगा। और उस बात को संजीदगी से सुनते हुए महकमा तालीम की तरफ से कम कर दिया गया वक्त को। अब जो ऑनलाइन क्लासेस है वो 1st to 8 सिर्फ 1.5 घंटे आपको अटेंड करनी पड़ेगी। चलिए जी, एक खबर बताते हैं, उसके बाद फोन लाइन खोल दी हमने, आपकी कॉल को हम ले लेंगे जरूर, लेकिन बात जरा टेस्ट की करते हैं। RT-PCR टेस्ट को लेकर लगातार रेट्स अलग अलग से लिए जा रहे थे जम्मू और कश्मीर के अंदर, लेकिन अब इंतजामिया ने एक ही रेट कर दी है और जम्मू कश्मीर इंतजामिया का एक और हुक्मनामा जारी हुआ है। प्राइवेट लेबोरेटरी पर RT-PCR टेस्ट के रेट मुकर्रर कर दिए गए हैं और अब 400 रुपया मुकर्रर किया गया है। 400 रुपया सिर्फ आपको देना होगा RT-PCR टेस्ट के लिए और इसके अंदर GST और सभी टैक्स को मिलाया गया है। यानी कोई ये ना कहे कि जनाब 400 रुपये पर GST देना, नहीं जी, आप RT-PCR टेस्ट करें, सरकार के बाहर इदारों के अंदर जाएंगे, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के अंदर जाएंगे तो अब आपको सिर्फ 400 रुपया देना है और ये रेट एंटायर यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के अंदर लागू कर दी गई है। आपको याद होगा कि एक तरह से इसको खबर का असर मानिए, पिछले दिनों हमने आपको बताया था कि किस तरीके से जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर और कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर तरह तरह की रेट्स ली जा रही थी, जो जितनी चाह रहा था ले रहा था, लेकिन अब सरकार ने नकेल कस ली है और सरकार ने साफ कर दिया कि RT-PCR टेस्ट की कीमत सिर्फ 400 रुपया होगी। चलिए, खबरों के सिलसिले को थोड़ी देर रोकते हैं, लास्ट एक और बड़ी अपडेट आपको देंगे, लेकिन उससे पहले कॉल्स का सिलसिला शुरू करते हैं। आखिरी 10 मिनट हमारे पास है। पहले कॉलर इंतजार कर रहे हैं, नाम बताएं अपना, कहां से? हेलो जी हेलो, नाम बताइए, कहां से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।
जनाब अली, दूसरी बार हम आपको आपके मतलब क्या बताऊं, गुजारिश कर रहे हैं आपसे दूसरी दफा। जी। हमने पहले भी बता दिया था कि बड़गाम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक दुकान खोली गई है, आराम से पटरी को बाहर से अंदर लाया गया है और पब्लिक के लिए बड़ी परेशानी है। आपने कुछ ही दिन पहले हमारी ये बात सुनी थी और कहा था कि इस पर अमल होगा, लेकिन मतलब एक्शन होगा, कोई एक्शन अभी तक नहीं हुआ। एक्शन मैं इस पे वजाहत कर दूंगा जी। हम लॉ एनफोर्समेंट तो है नहीं, लेकिन जरूर मुतल्लिका डिपार्टमेंट जो है, चूंकि डिप्टी कमिश्नर साहब मीटिंग में थे, उनसे बात नहीं हो पाई थी, लेकिन ज़रूर जो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहब हैं और दीगर लोग हैं, उनकी नोटिस में इस बात को लाया गया था। और अगर अभी भी कुछ नहीं हुआ तो आज हम ज़रूर डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ की नोटिस में इस बात को लाएंगे और सीएमओ कंसर्न की नोटिस में भी लाएंगे और देखेंगे उनके पास क्या कुछ जवाब होगा। अगर वैलिड जवाब होगा तो ठीक, नहीं होगा तो जरूर आपको कल बताएंगे कि क्या कुछ सूरत हाल है। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए प्रोग्राम में। नेक्स्ट कॉलर, नाम बताएं अपना, कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम, जल्दी से बात रखिए अपनी। जीशान साहब वनियो मसला मेडिकल इंस्टीट्यूट गंद वह बाथरूम या बाकी फिल्ट्रेशन कर नत फिल्ट्रेशन गसान, मगर यमो डायरेक्ट ये त्रावान नुकसान। अच्छा ये अत वन महकम सोवरिक डिपार्टमेंट जिम्मेदार तम लगातार ये वन लोगमुत प्लांट सह 24 घंटन चलान, इसलिए कह चीज बराबर राइट ये बराबर वन प्लांट लगे, मगर यमो फिल्ट्रेशन कर डायरेक्ट त्रावान आब नुकसान गसान योर। चलो इंशाल्लाह जरूर आनो ये हुकूमत किस नोट से अंदर, अगर ये सोवरी की नोट से अंदर आनो इंतजामिया की तम वन न करान तो अनो ये बहल पाई हंद अफसर हंद नोट अंदर वुचनो कि अगर ये कोताही अतन गसान तो यह इंतहाई संगीन मामला, अम सैन नतीज इंतहाई गलत नीरित, तिक सो आब लुक इस्तेमाल बुथ करान, यानी अगर एक जाए गंद गो तो अमुक असर है ब्रोह कुन बड़ खराब नीरित। सड़ा शुक्रिया कॉल करने। नेक्स्ट कॉलर, अपना नाम बताएं। हेलो, मोहम्मद इस्माइल जी, कहाँ से? बेमना श्रीनगर गोशा कॉलोनी से। जी इस्माइल साहब बताएं। जनाब अर्ज ये गोशा कॉलोनी मेन फॉलन दखन शाम गाड़ गसान अत मज रात फुट अकिस टार अम सत गई RNB दफ्तर नजदीकी अफसरस वो बसा कर, मगर कोर कहें 3 जायन मेन होल। चलो इंशाल्लाह उम्मीद से कॉल करने के लिए। नेक्स्ट कॉलर, अपना नाम बताएं, कहाँ से? हेलो जी, हाँ हम श्रीनगर से बोल रहे हैं, हजरतबल से। नाम वनिवास पनन क्या नाम वनिवास पनन जनाब नाम काजी यासीन साहब। जी काजी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बताएं जनाब अर्ज तो रेट मुकर्रर ना RT-PCR रेट मुकर्रर 400 रुपये, मगर रेटस क्या रैट टेस्ट ब्या करान तथ 800 रुपये दिवान कन जायन। मे बसान जरिया नेर तथ आज कर लगभग 800 रुपये ओतर खैबर कर तम 800 रुपये टेस्ट कर, मगर मे तरह फिक्री अगर RT-PCR 4 तमो कर रेटस क्या रेट मुकर्रर। इंशाल्लाह मे एक्सपेक्ट कि आज गि फाइनल रात यमो कर्म तो आज मा कर क्या रात पे लगातार ये कत कि अकिस तुम करान ब्या सारी खुद ज्यादा गसान क्या तथ तु फाइनल, तो मे एक्सपेक्ट इंशाल्लाह आज अगर तमो कोर तो ठीक कोरुक ने पृछो तिमन जरूर कि अम खतर क्या तिमन बंदोबस्त कर कर तम कर मुकर्रर। तुज कत बिल्कुल सही है काजी सर। बहुत शुक्रिया कॉल के लिए। नेक्स्ट कॉलर, नाम बताएं अपना। हेलो, नाम बताइए, कहाँ से? हेलो अस्सलाम बाजार कमेटी छानपुरा। ये ब्रो कर अर्ज DC साहब 2017 सैलाब फंड तो करो बंद ब्रोट तह वो DC साहब यह अत नो DC साहब गो चेंज इंशाल्लाह। यह 2014 वेरिफिकेशन कर तहसीलदार सोरी वो नदारत सेक्शनस मज अंदर 13,229 नंबर, डेट 21/1/2019। मगर अगर ये सैलाब फंड त्रो गवर्नमेंट अस क्या यमो अत मज गरीबन सोरी गुमुत माल वाल खत्म सारे जायन तोड़ ये सैलाब फंड, मगर DC ऑफिस तक गई वो गई कैश परवाह फाइल DC ऑफिस गसन तो डिप्टी कमिश्नर साहब समकुन अलग अलग चीज।
तमो दोप ये कोविड पावरस कोविड वनस हालत खराब कोविड इंशाल्लाह DC साहब टेबलस पे फाइल वेरिफिकेशन सोरे गोमुत। चलो इंशाल्लाह डॉक्टर एजाज असद साहब ने नोट से अंदर ये मामले की अगर फाइल तुंदिस टेबलस पे तथ कर तो दस्तखत युत जन यह मामला हाल एक सपदित इंशाल्लाह जरूर अनो तुंदि नोट से अंदर तो वुचना हो कि क्या पाई कि अत CAG ओतर रिपोर्ट लिखुत कि पोसा बगरविक ने बहरहाल अगर तुज फाइल जेन्युइन क्या आव न पोस दिन बड़ अख मसले अगर तुम वन रिपोर्ट सारी पो तिमन और तिज नोट से अंदर अनो जरूर। नेक्स्ट कॉलर नाम बताएं अपना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं हिलाल अहमद बारामूला से बोल रहा हूँ। जी बताएं। जी आज आपने एक खबर चलाई मंशियात के जी मैं इसकी बहुत तारीफ करता हूँ। आपने जो बोला बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा बोला। मैं भी पहले इससे थोड़ा बोलना चाहता था। अब मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है जी खुदारा इसकी तरफ तवज्जो दी जा रही है। इस पे हमारे छोटे बच्चे भी मुलव्वस हो रहे हैं। बिल्कुल जी बच्चे नौजवान नस्ल खुदारा इसकी तरफ बहुत तवज्जो दी जा रही है ताकि हमारी जो नस्ल है ये बच जाए। मेरी यही गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन से और आपकी भी तारीफ करता हूँ। आपने जो बोला बहुत अच्छा बोला। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए जी। नेक्स्ट कॉलर अपना नाम बताएं। हेलो हेलो नाम बताएं कहां से। हेलो नाम बताएं अपना कहां से। हाँ सर विक्रम बोल रहा हूँ सर साइमन त्राल से। जी 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 कहां से। साइमन त्राल से बता रहे हैं जी। नाम बताइएगा अपना। विक्रम सोडी है सर। विक्रम जी बताएगा सर ये जो आज कस्टमर को MRP पे ये दुकानदार चीज दे रहे हैं जी ये सर गलत क्यों दे रहे हैं सर। MRP पे तो देनी नहीं चाहिए। MRP से नीचे कंपनी का जो शेड्यूल होता है वो कस्टमर प्राइस होता है सर। ये हर चीज MRP पे दे रहे हैं सर। वो बात तो है कस्टमर मालिक एक वो बना है बाजार की रस्म कि MRP लिखी है तो यही देनी है, जबकि हकीकत ये है कि MRP से कम भी वो बेचते हैं बहुत बार और बेचा जा सकता है। लेकिन हमारी यूनियन टेरिटरी की बात और पूरे मुल्क के अंदर भी अगर आप इसको देखेंगे लगभग यही निज़ाम है कि MRP पे ही बेचा जाता है। लेकिन हकीकत आपकी है सोडी साहब सही, और जो बात आप बता रहे हैं कि MRP लिखने के बावजूद भी दुकानदार जो है वो उससे कम बेच सकता है क्योंकि मार्जिन उसमें बहुत ज़्यादा होता है और वो उसमें कमी कर सकता है। जैसे दवाई में हम देखते हैं कि कोई दुकानदार आपको 10% दे रहा है तो कोई 15% उसी दुकान पे, थोड़ा सा आगे चलेंगे तो 15% दे रहा है। लेकिन श्रीनगर आते आते ये चीज़ें बहुत कम देखने को मिलती है कि 15% 10% की कमी कहीं पर हो। चाहिएगा कि महकमे की जिम्मेदारों को भी कि जो ग्राहक है उसकी जो हकूक़ है उनके हवाले से उन्हें बताएं, और मेरे ख्याल से जहाँ तक कानून है तो इसमें एक बड़ी गुंजाइश है स्टेट गवर्नमेंट के पास भी कि वो इस तरीके का अवेयरनेस चला सकते हैं। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर नाम बताएं अपना। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर बोझ है पूरा गुस्सा आबाद पर अहनस सर ऐसे जो जुबरी ब्रोंडस बने थे ट्रेन प्रोजेक्ट गंगू श्रीनगर प्रोजेक्ट ये ट्रेन अत मतलब गुलशनाबाद एरिया 4 किलोमीटर अंदर तो मतलब तमाम होश ब्लॉक सड़क पे पकड़न तो हुकूमत इंशाल्लाह तिम आसन बोजान तुम लाइव कत करान यमो सो ड्रेन वनम तिम तन जरूर बोजान और इंशाल्लाह नेरस कानत कान। एक आखिरी कॉल दे दीजिएगा। सर वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम सर, मैं जम्मू कश्मीर कुपवारा डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ सर। जी जी बताएं। सर हमने पिछले तकरीबन 15 सालों से गवर्नमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट को स्कूल के लिए जमीन 1 कनाल वक्फ की है सर। अच्छा जी। तो सर अभी तक हमारे को उसका कोई मतलब बोल रहे थे कि SRO 520 के अंदर ये आ रहा है 1 कनाल जमीन जिसका है, तो सर अभी तक हमारा उसमें कुछ नहीं हुआ है सर। हमने मतलब बहुत पैसा लगा के रेवेन्यू डिपार्टमेंट से वो फाइलें सबमिट करवाई हैं। आप क्या चाहते हैं जी इसमें? नौकरी चाहते हैं, मुआवजा चाहते हैं, क्या चाहते हैं? सर हमारे को इसके लिए जॉब चाहिए सर। जॉब के लिए हमने उस टाइम भी जमीन दी है साहब। अच्छा, जॉब आपने दी है महकमा को और ये अपनी जमीन दी है और आपसे वादा किया गया कि आपको नौकरी दी जाएगी। जी साहब, उसी के लिए तो जमीन दी है साहब। चलिए जी, बहुत शुक्रिया जी। बहुत सारे केसेस ऐसे हैं कि जहां पर ये मामले सामने आए, लेकिन फिलहाल जी बहुत शुक्रिया जी आपका हमारे साथ ज्वाइन करने के। लेकिन चलते चलते 2 बातें आपसे करनी है। एक तो एक खबर है
कि आपको याद होगा कि हमने आपको बताया था कि जब आप राशन लेने जाते हैं तो आप वहां पर बायोमेट्रिक करते हैं, तो क्या आपको वो रिसिप्ट वहां पर मिलती है कि आपको कितने पैसे देने हैं? क्योंकि शिकायतें ये थी कि बीपीएल थे या दीगर लोग थे जो 2-3 रुपए में चावल था वो 17, 18, 20, 30, 35 रुपए तक भी बेचा जाता था और एक एनार्की बना हुआ था। अब महकमा की नींद टूटी है खबर से लगातार आने के बाद और महकमा अमूर सार्फिन व अवामी तकसीमकारी ने बड़ा फरमान जारी किया है। राशन लेने वालों के लिए एक बड़ी बात कही गई है कि छोटी सी रसीद को लाजमी ले, यानी जब आप पंच करेंगे वहां पर उसके बाद एक रसीद आएगी, उस रिसिप्ट पर आपका नाम होगा और कितने किलो आपने चावल लेना है और उस पर कितना पैसा आपने देना है, उस रसीद के हिसाब से ही आप पैसा दे। महकमा अमूर सार्फिन ने सभी स्टोर कीपर से कह दिया है कि किसी को भी आप नहीं रोकेंगे, जितने भी सार्फिन आपसे चावल लेंगे उन्हें आप वो रसीद देंगे। जहां पर आपको रिसिप्ट नहीं मिलेगी वहां के लिए एक अच्छी बात यह है कि महकमे ने एक टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिया है 1800-180-7011। ये कंप्लेंट नंबर है। जहां जहां पर आपको रिसिप्ट नहीं मिलेगा वहां पर आप इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करेंगे और उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करेंगे। ये आपका हक बनता है। अब आप 2 रुपए का चावल 40 रुपए में नहीं खरीदेंगे, इसका अज़म कीजिएगा। और आज जब आप जाएंगे चावल लाने के लिए इस महीने पंच करेंगे तो उसे कहेंगे कि मेरी पर्ची दे दीजिए, ये आपका हक है। उस पर लिखा होगा कि आपने कितना चावल लिया, आपका नंबर क्या है और कितना पैसा देना है। तो इस तरीके से ये जो सिस्टम एक बना है, एक निज़ाम बना है कि मनमानी दामों पर चावलों को बेचा जाता है शहर और देहात के अंदर, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपने भी 2 कदम आगे बढ़ना होगा और इस पहल को कामयाब बनाना होगा जो हुकूमत की तरफ से इस वक्त लिया गया है बड़ा फैसला। और टीवी स्क्रीन पर आपके नंबर्स आ रहे हैं 1800-180-7011। ये वो नंबर्स हैं जिन पर आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं अगर कहीं पर मनमाने दामों पर आपको राशन दिया जाता है। हालांकि महकमे की तरफ से कहा गया है कि इससे जो निज़ाम है या उसको बेहतर बनाया जा सकेगा, राशन की तकसीमकारी आसान होगी। मगर जो नंबर्स जारी किए गए हैं महकमा अमूर सार्फिन की तरफ से उनके मुताबिक आप उन पर शिकायत भी कर सकते हैं अगर कहीं पर आपको एक्स्ट्रा चार्जेस आपसे लिए जाते हैं। और चलते चलते आपको जम्मू कश्मीर की एक और खबर, और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर इसलिए क्योंकि कोविड-19 के बीच अमवात काफ़ी ज़्यादा, डॉक्टरों की मौतें हुई जो पहले आपके सामने फिगर्स रखे, दूसरी लहर में 594 लोगों की मौत। लेकिन इसी वबाई सूरत हाल ने बच्चों को कैसे यतीम बनाया जम्मू कश्मीर के अंदर भी मुल्क के बाकी रियासतों की तरह। हालांकि सरकार ने मुराद का ऐलान किया, उसके बाद उनके लिए स्कॉलरशिप स्कीम से लेकर हेल्थ स्कीम और तमाम चीज़ें देने का ऐलान किया। लेकिन जो ऑर्फनेज बच्चे हैं, जो यतीम हुए हैं, उन बच्चों के लिए भी इस वक्त उनके जो आदाद-ओ-शुमार सामने आए हैं, जिनके जो सरकारी आदाद-ओ-शुमार बताते हैं, जिनमें जम्मू सबसे ऊपर है जहां पर सबसे ज्यादा डेथ हुई है। और अभी तक की जो अपडेट सामने आ रही हैं उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर के अंदर भी कोविड के इस वबाई मर्ज के दौरान जहां पर 419 बच्चे यतीम हुए हैं और जम्मू जिला सरे फहरिस्त है, जहां पर हुकूमत ने खुसूसी मुराद का ऐलान तो जरूर किया है। और इस बीच आपको बताएं कि 419 बच्चे कोविड के दौरान यतीम हुए हैं। जम्मू कश्मीर की आदाद-ओ-शुमार है, जम्मू के अंदर 78। और इस बीच आपको बताएं कि 30 पुंछ के अंदर श्रीनगर जिला दूसरे नंबर पर है, 50 अमवात हुई है। ब्रेकिंग जरा प्ले कर दीजिएगा, जहां पर इस वक्त सरकारी आदाद-ओ-शुमार हम बता रहे हैं कि किस तरीके से एक तरफ डॉक्टरों की, एक तरफ आम शहरियों की मौत हुई है, लेकिन जो यतीम होने वाले बच्चों हैं उनकी भी तादाद सामने आई है। इंतजामिया के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2020 मार्च से अप्रैल 2021 तक, 28 मई 2021 तक 419 बच्चे, जिनमें सबसे ज्यादा श्रीनगर के अंदर वादी में 50, बारामूला में 49, कुपवाड़ा में 23 और पुलवामा में 16। जम्मू के अंदर 78, जम्मू में और पुंछ में 30 सरे फहरिस्त हैं और 419 बच्चे यतीम हुए हैं इस कोविड-19 में। चलिए जी, फिलहाल आज 10 बज चुके हैं, बल्कि 10:03 हुए हैं। प्रोग्राम में आपसे लेनी है रुखसत, लेकिन रुखसत लेने से पहले एक बात जरा बहुत अदब के साथ मैं उन लोगों को कह रहा हूँ जो हमारे सोशल मीडिया पर लिखते हैं और मुझे मैसेज करके ये बताते हैं कि जनाब हम जब भी बात करते, आप बात करते हैं, मैं जब बात करता हूँ तो वो सरकार के ख़िलाफ़ होती है। शायद ये उनका ज़ाती सोच हो। मैंने कभी भी किसी के ज़ात के ख़िलाफ़ बात नहीं की और इस इदारे ने कभी ज़ात के ख़िलाफ़ किसी की बात नहीं की है। हमने एदाद-ओ-शुमार जो बताया आपको वैक्सीनेशन के, ये सरकारी एदाद-ओ-शुमार है। अब ये आपको अच्छे लगे या बुरे लगे, ये मेरा काम नहीं है। मैंने एदाद-ओ-शुमार रखे हैं, यानी इस इदारे ने जिम्मेदारी के साथ अपना काम किया है। और मैं आपको यह भी बताऊंगा
कि 18 जो आपने 18 से 44 साल की उम्र के लिए टीकाकारी की मुहिम लगाई है, आज के दिन में 12 अजला में बिल्कुल वो बंद है और वो डिस्ट्रिक्ट जम्मू के भी हैं और कश्मीर के भी हैं। इसलिए बराए करम खबर को जरा पूरा सोचा करें, सुना करें। और जब हम कोई फिगर बताते हैं तो ये मेरे घर के कोई फिगर नहीं होते हैं जी, ये रिसर्च करके हम लाते हैं। पूरी टीम बैठती है, आसिफ साहब सुबह उठ के बैठते हैं, पूरा रिसर्च करते हैं रात भर, तब जाकर सुबह आपके सामने आते हैं और रिसर्च लेकर बात रखते हैं। कोई हवा में बात नहीं होती है। इसलिए जब भी आप लिखें तो जरा ध्यान से लिखें कि आप लिख क्या रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, और इस उम्मीद के साथ कि आपकी आवाज को किसी भी कीमत तक हम उठाएंगे, किसी भी कीमत पर उठाएंगे, किसी भी हद तक उठाएंगे। और ये आपसे वादा है, इंशाल्लाह कल भी आपके सामने हाजिर खिदमत रहेंगे 8:35 पर, इस उम्मीद के साथ कि जिस मोहब्बत और प्यार के साथ आप हमारी हौसला अफजाई करते हैं, आप हमारी खबरों को देखते हैं, इसे आप बरकरार रखेंगे। अल्लाह हम या नासिर।